हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एक्सरसाइज, जो कि अब आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज कहीं ना कहीं जो कोविड के चक्कर में है वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया और रिड्यूस कर दिया गया है. तो हम लोग 6.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स आपके पास लेकर आए हैं. और एक और अच्छी बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम चैप्टर 6 को साथ साथ एक्सरसाइज वाइज एग्जाम्पल कंसेप्ट आपको क्लियर कराएंगे और उसके बिल्कुल बाद उसकी एक्सरसाइज को भी रीलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को जो पुरानी वीडियोस हैं हमारी, उनमें जो क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं या क्वेश्चन इश्यूज, जो भी जिस तरीके के भी इश्यूज हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो कम से कम करा जाए. डियर, हम चाहते हैं कि हमारे इस एफर्ट को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. आप एक जना भी अगर एक शेयर करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है. थैंक यू सो मच गाइज. और आज हम लोग आपके सामने शुरू करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. और एक और बात डियर, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने रेट ऑफ चेंज वाली एक्सरसाइज नहीं करी है, कईयों के दिमाग में ये बात आती है कि अगर चैप्टर की स्टार्टिंग की एक्सरसाइज हमने नहीं करी है तो क्या हम सेकंड एक्सरसाइज को समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं डियर. यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसमें हर एक्सरसाइज में एक अलग कंसेप्ट को आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करी गई है, तभी ये बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है 12th के पर्सपेक्ट से. अगर फर्स्ट बुक की बात करी जाए तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा. आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करी है तो आपको सेकंड एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगी. तो हम आज आप लोगों के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे और इसके बिल्कुल बाद हम आपके लिए एक्सरसाइज लाएंगे. और इसी तरीके से अगर आप भी प्रैक्टिस करें तो आप लोगों के लिए चैप्टर मुश्किल ना होकर बहुत आसान हो जाएगा. एंड मत भूलिएगा हमें सपोर्ट करना. चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है. डियर देखिए, कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन है, कोई भी चीज, तो हर एक फंक्शन का आप ग्राफ बना सकते हैं. कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक फंक्शन देती हूं कि आप इसका ग्राफ बनाइए, तो आप बड़े आराम से इसका ग्राफ बना सकते हैं. एक्स की वैल्यूज आप पुट करेंगे, वाई की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, उसे आप प्लॉट करेंगे. प्लॉट करने के बाद आपसे उसका नेचर पूछा जाता है, तो उसी नेचर को ही यहां पर डिफाइन करा जाता है विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव. दैट इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ना, कि डेरिवेटिव का यूज कहां होता है. एप्लीकेशन का मतलब यही होता है. तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है पहले हम वो समझेंगे ग्राफिकली. फिर बिना ग्राफ बनाए डेरिवेटिव की मदद से ये कैसे पता चल जाता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं. तो देखिए, हमने आपके सामने ग्राफ बनाए हैं. अगर हम फर्स्ट फेज को पहले देखें, देखिए अगर आपने कोई ग्राफ बनाया पॉइंट्स प्लॉट कर और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है कि वो पहले बहुत तेजी से बढ़ा, फिर थोड़े से धीमे से बढ़ा, फिर तेजी से बढ़ा. अगर इस तरीके का सिचुएशन वो आपको शो कर रहा है, इन ग्राफ को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस. मतलब ये ग्राफ इंक्रीजिंग शो कर रहे हैं. इंक्रीजिंग मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ने पर वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है ना जी. आप लोगों ने जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उनको पता है कि आपके पास सप्लाई कर्व जो होता है वो कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप ही आपको शो करता है कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. बट जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इंक्रीजिंग तो हमें समझ में आ गया कि मैम ये बढ़ रहा है. एक्स की वैल्यू आपके पास, अगर देखो ये एक्स की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये वाई की वैल्यू है. अगर एक्स की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हुई तो आप कॉरस्पॉन्डिंगली देखेंगे वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई. तो अगर इस तरीके का नेचर हमें देखने को मिलता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं ग्राफिकली, राइट. एक और फीचर है इसी के अंदर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ये भी वही फीचर शो कर रहा है कि x के इंक्रीज होने पर y इंक्रीज हो रहा है. लेकिन इस ग्राफ और इस ग्राफ में आपको थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है. यहां पर क्या है कि ये थोड़ा सा तेजी से इंक्रीज होना या थोड़ा धीमे इंक्रीज होने वाला सिनारियो शो कर सकता है, ठीक है. लेकिन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं उनकी एक खासियत होती है, उनमें हमेशा आपके पास ऑलवेज जो y है वो इंक्रीज ही होगा, ऑलवेज इंक्रीज ही होगा. यानी इंक्रीजिंग में आप एक बार को ये कह सकते हैं, ये देखिए कि अगर ये फंक्शन इंक्रीज हुआ तो एक फेज बाद हो सकता है ये डिक्रीज हो, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि वो कभी डिक्रीज होगा ही नहीं, वो ऑलवेज सिर्फ इंक्रीज इंक्रीज ही होता जाएगा, उसको डियर बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. इज इट ओके? अगर कोई फंक्शन आपको ऐसे फेज दिखाता है, लाइक थोड़ा तेजी से इंक्रीज होता है, फिर धीमे से इंक्रीज होता है, फिर और धीमे से इंक्रीज होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन. या फिर कोई ऐसा फंक्शन है जो इंक्रीज होता है लेकिन उसमें डिक्रीज होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है. अभी यहां तक तो ये इंक्रीजिंग है, लेकिन आप इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते. मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बस आप ये ऊपर ही चढ़ते जाओगे. आप ऐसा हो सकता है कि आपको यहां नीचे आना पड़ जाए. इनको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं? जिनमें डाउनफॉल है ही नहीं, जो सिर्फ इंक्रीज ही होते जाएंगे.
और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स फंक्शन। अगर आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, 3 डालेंगे तो 3। ये फंक्शन डियर बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ता जाता है, इसमें डाउनफॉल आने के चांसेस नहीं होते। तो आई होप क्या डिफरेंस है इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में आपको क्लियर है। अगर ग्राफ आपके पास बढ़ रहा है थोड़ा सा तेजी, मतलब अगर यहाँ बहुत स्टीप है, थोड़ा सा फ्लैटर हो गया या कांस्टेंट हो गया और फिर बढ़ने लग गया, मतलब ऐसा ग्राफ जो फॉर श्योर इंक्रीज नहीं होता, हो सकता है इंक्रीज हुआ, थोड़े टाइम के लिए रुक गया, फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो इसमें आपके फेज चेंज हो सकते हैं। दैट इज व्हाट इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करी जाए तो उसमें कोई और फेज आता ही नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंक्रीज ही देखने को मिलता है। दैट इज व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑल अबाउट, राइट। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन, आपके पास ये डिक्रीजिंग फंक्शन है डियर। आप देखिए कि यहां पर आपके पास ये कम हुआ, थोड़ा कांस्टेंट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये डिक्रीज हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए रुक गया, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर कोई फंक्शन लगातार गिरता ही जा रहा है, रिड्यूस ही होता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। व्हाट अबाउट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहां तक बताओ कि ये फंक्शन क्या है, तो आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि यहां पर क्या हुआ। आप बोलेंगे कि यार यहां से लेकर यानी ए पॉइंट से बी तक तो ये इंक्रीजिंग है और बी से सी तक ये डिक्रीजिंग है। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि नहीं मुझे तो ए से सी तक बताओ, कि आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आपका आंसर होगा we can neither say it is increasing nor it is decreasing because इसमें दोनों फेज हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं कि बी से सी तक बताओ ये फंक्शन क्या है, तो आप बोल सकते थे इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ए से बी तक बताओ, इस इंटरवल तक ये फंक्शन क्या है, तो आप बोल सकते थे इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। हमें ग्राफिकली क्लियर हो गया। अब यही चीज बिना ग्राफ बनाए अगर आपको पता करनी है, आपको लगता है ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल टास्क है, तो डेरिवेटिव ने, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ने यही तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। बिना ग्राफ बनाए आप ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है डियर, जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा उसका डेरिवेटिव लेना है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बोले तो पॉजिटिव आ रहा है, तो आपके पास फंक्शन क्या माना जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाता है। और अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है, राइट। तो अब आपके पास ये कंडीशन लिखने के बाद और ग्राफिकली बात को समझने के बाद हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं और फिर हम थोड़े समय बाद आपके लिए इसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको ये चैप्टर अवेलेबल कराएं। आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। शो दैट द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। देखिए आप इस एक्सरसाइज में जो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3 टाइप के कौन से क्वेश्चन है? फर्स्ट टाइप है शो दैट वाली, जिसमें आपको पहले से ही बता रखा है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, सिर्फ आपको प्रूव करके दिखाना है। दूसरे टाइप का है जिसमें आपको वो इंटरवल्स निकालनी है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज। जैसे अभी हमने आपको ग्राफ बना के दिखाया, ए से लेकर बी तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग था और बी से लेकर सी तक, तो ये इंटरवल फाइंड आउट आपको खुद करने पड़ेंगे। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो शायद एक ही है, जिसमें आपको ये दे रखा होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और मिसिंग वैल्यू निकालनी है। ज्यादातर क्वेश्चन 2 कैटेगरी पर है, शो करो कि ये इंक्रीजिंग है। तो अगर आपको शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देखिए न्यूमेरिकली कोई फर्क नहीं है। अगर आप स्ट्रिक्टली या फिर इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो आप घबराइए मत कि न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस होगा मैम, तो न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं आने वाला। न्यूमेरिकली आपने नॉर्मल सॉल्व करना है। हाँ, थ्योरेटिकली आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो शो दैट वाले क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि आपको शो करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहली कैटेगरी का एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपको ये एग्जांपल सही से समझ में आए तो आप हमसे पहले वो एक्सरसाइज ट्राई करके रखिए। थोड़े बहुत क्वेश्चन आप ट्राई करिए, जो आपके डाउट क्वेश्चन होंगे वो आपको वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। शो दैट द पर्टिकुलर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है जी, हमें शो करना है। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पूरे चैप्टर में डेरिवेटिव ले लेना है। पहले डेरिवेटिव ले लो, 3x स्क्वायर दैट इज 6x दैट इज 4। अब मैंने आपको ये बात बता दी कि शो दैट वाले क्वेश्चन में आपने शो करना है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है तो कुछ भी करिए और ये किसी तरीके से शो करिए कि ये आंसर तो 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे कैसे बता दें कि ये पॉजिटिव है? ऐसे तो नहीं दिख रहा है ये पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है सर। अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू रख दें, मान लो 15, तो कुछ भी रख दें, ऐसा लग रहा है कि शायद नेगेटिव हो जाए। तो इसके लिए बेस्ट तरीका डियर ये है कि क्वाड्रेटिक है ना,
इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेते हैं, उससे हम आसानी से ये प्रूव कर पाएंगे कि ये पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखते हैं, जो हमारा तरीका है। उसमें हम यहाँ से 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 3 कॉमन लिया, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 2x, दिस इज 4/3, राइट। उसके बाद हाफ ऑफ b का होल स्क्वायर। नाउ b क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो x का कोफिशिएंट है 2। नाउ हाफ ऑफ 2 दैट इज 1 का होल स्क्वायर, वेरिएबल वाली टर्म के बाद प्लस, कांस्टेंट वाली टर्म के बाद माइनस कर दीजिए। ये तो बन गया आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज बिकम x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4/3 माइनस 1, ये सॉल्व कर आ गया 1/3, 3 को अंदर इंटू कर दीजिए। अब हम आपको गारंटीड ये प्रूव करके दिखा देंगे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। कैसे, आप एक बात बताइए, एक्स की वैल्यू आप जो मर्जी रख लीजिए, हम कहते हैं -1 रख लीजिए, -2 रख लीजिए, अगर आप इसे रखेंगे तो जब स्क्वायर करेंगे तो किसी भी कीमत पर ये नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम ये बात लिख रहे हैं एज x-1 इज का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, 100%। तो अगर हम यहाँ बोथ साइड हम ये एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि ये एक्सप्रेशन 100% पॉजिटिव है। सबसे पहले तो हमने ये वाली चीज पिक करी, ये पॉजिटिव है 100%, 0 से बड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी। बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड, ऐसा आप कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज आपने पढ़ा 11th क्लास में, कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए +1 बोथ साइड ऐड कर दिया। क्या आ रहा है कि जो ये वाला आंसर है ना, ये 4 से बड़ा है। आप एक बात बताइए कि अगर इसका आंसर हमेशा 4 से बड़ा आ रहा है तो नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर हम नंबर लाइन पर जाएं, ये 0 है, ये 4 है, 4 से बड़े आ रहे हैं इसके आंसर्स, तो नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं बनता। तो इस बात से आपको क्लू मिल गया कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। इफ इट इज ग्रेटर देन 4 तो डेफिनेटली 0 से तो ग्रेटर है ही है। तो एफ डैश एक्स आपके पास पॉजिटिव है, दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपने शो करके दिखाना था, और शो वाले क्वेश्चंस में आपको खुद एक्सप्लेनेशन देनी है कि किस तरीके से एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 भी इसी कैटेगरी का है। प्रूव करिए कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पर, इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पर, और इस इंटरवल पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। कुछ और करने से पहले डेरिवेटिव ले लें। चलिए फंक्शन आपको गिवन है, आपने डेरिवेटिव ले लिया। अब बात करते हैं 0 से पाई की। हमें प्रूव करना है कि ये डिक्रीजिंग है, तो प्रूव करने के लिए हमें ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि ये जो आंसर है ना ये नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेंट बना ली। आपको पता है, जिन्होंने हमारी वीडियो से ट्रिगो पढ़ी है या फिर आपने ऑलरेडी भी कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो फाइनली एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से पाई में नेगेटिव आ रहा है, और क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास, डिक्रीजिंग हो गया। यही एक्सप्लेनेशन हमें अपने प्रूफ को सपोर्ट करने के लिए देनी है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा एज साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव है, 0 से पाई के बीच में, और माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा डियर, ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, फंक्शन क्या है आपके पास, डिक्रीजिंग है। सिमिलर एक्सप्लेनेशन सेकेंड पार्ट की, पाई से 2 पाई बोले तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। साइन एक्स इज नेगेटिव इन सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब माइनस साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, और अगर इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मींस आपके पास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। थर्ड वन, इसमें कहता है 0 से 2 पाई, तो इसमें क्या है सर, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें एक स्ट्रिक्ट आंसर नहीं दे सकते कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, क्योंकि आधे पोर्शन में इंक्रीजिंग आ रहा है, आधे पोर्शन में डिक्रीजिंग आ रहा है। तो ये कहना कि इसमें क्या होगा नहीं कह सकते, तो हम क्या बोलेंगे 0 से 2 पाई में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो देखिए हमने यहां पर आपके पास सेकंड पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन दिया है। साइन एक्स इज नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 से 2 पाई मतलब होता है थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में, तो माइनस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, दैट मींस एफ डैश एक्स आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट। और अगर हम बात करें फंक्शन जो है वो 0 पाई से 2 पाई पे इंक्रीजिंग है, 0 से पाई पे डिक्रीजिंग है, तो अगर हम इन दोनों को मिला लें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन 0 से 2 पाई पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये डियर आपके पास है सेकंड कैटेगरी है आपके पास, और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही कैटेगरी आपसे पूछी जाती है। तो इस कैटेगरी में क्या होता है, हमें खुद फाइंड आउट करना है कि एक जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये कितने पोर्शन पर इंक्रीजिंग है, कितने पर डिक्रीजिंग। मतलब हो सकता है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ थोड़ा सा वेरिएट कर रहा हो, तो हमें ये बताना है कि कहां से लेकर कहां तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहां से लेकर कहां तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो हमें वो इंटरवल खुद फाइंड आउट करने होते हैं। तो शो दैट में तो हमें प्रूव करना पड़ता है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही है या एफ डैश एक्स नेगेटिव ही है। यहां पर ये नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए कैसे करते हैं इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन का डेरिवेटिव ले लीजिए। अब जब ये वाली कैटेगरी आपके पास आती है फाइंड द इंटरवल, तब आपने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू आ गई 2। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में 2 आता है। अब आपको इंटरवल ही निकालने थे ना, तो आपके पास 2 इंटरवल बन गए, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी। तो लिख दीजिए माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी। अब आपने क्या करना है, आपने अपना एफ डैश लेना है जो कि आपके पास है 2x - 4। इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें रख के देखिए, कोई भी माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कुछ भी रख के देखिए। फॉर एग्जाम्पल 1 हमने यहां रखा, कुछ भी रख दीजिए, ये आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो एफ डैश एक्स इस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है। 2 से इन्फिनिटी के बीच में इसमें कुछ भी रखिए एफ डैश एक्स में, लाइक 3 रख दिया हमने, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने यहां लिख दिया पॉजिटिव। तो क्योंकि इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रखने पर ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पर फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। और इस इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू रखने पर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपके पास, इंक्रीजिंग। बस यही प्रूव करना होता है। और देखिए अगले एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन, बताना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस में ये डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन आपने लिया, डेरिवेटिव ले लीजिए, 12x² - 12x - 72। आपने अब इंटरवल निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखना है, बट पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो 12 यहां से कॉमन ले लिया, ये आ गया आपके पास, और इसकी आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, ये आपके पास एफ डैश आ गया। अब आपने इंटरवल वाले क्वेश्चन में एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना है, सबसे जरूरी है, ताकि एक्स की वैल्यूज मिल जाए। तो आपने इंटरवल को रख दिया 0 के इक्वल। जब आपने 0 के इक्वल रखा तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई, 3 और -2, राइट, क्योंकि 12 तो वहां जाके 0 हो गया। इसको आपने 0 के इक्वल रखा, इसे x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। नाउ नंबर लाइन पे इसे प्लॉट कर दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में पहले -2 आएगा फिर 3। नाउ फर्स्ट इंटरवल इज दिस, सेकेंड इंटरवल इज दिस, थर्ड इंटरवल इज दिस। इंटरवल लिख दिया, एफ डैश एक्स पिक करो, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल -3 ले लिया हमने, पुट कर दो, -3 यहां पुट करा, यहां पुट करा, आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर ये फंक्शन क्या हो गया, इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। सिमिलरली -2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर रख दीजिए, कोई भी नंबर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 0 ही रख दिया तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर रख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 रख दिया या 5 रख दिया, आप रख के देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो इस और इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल पर आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग है। देखिए वैसे हमेशा ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती, बट हम आपको जनरली एक पैटर्न बता रहे हैं, हमेशा नहीं एप्लीकेबल होती, ध्यान रखिएगा। अगर टाइम कम है आपके पास, अगर आपके पास 3 या 4 फंक्शन है तो पहले पे इंक्रीजिंग तो दूसरे पे डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, जनरली ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अगर करना चाहें तो आप इस तरीके से फटाफट वहां पर लिख कर आ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, सेम, फाइंड द इंटरवल आपको निकालना है जिस पर ये जो फंक्शन है sin 3x आपको गिवन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को। अब देखिए ट्रिगो वाले क्वेश्चन आ गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की जरूरत है इनको, क्योंकि ट्रिगो के लिए आप नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं ले सकते, इसीलिए उसने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ जो एंगल है वो 0 से π/2 के बीच में, और एक क्लोज इंटरवल का मतलब आप समझते हैं कि जो एंगल है वो 0 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है और उसके बीच का भी। चलिए घबराइए मत, ट्रिगो है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फंक्शन लीजिए और इसका डेरिवेटिव लीजिए। साइन x का डेरिवेटिव cos x, क्योंकि x की जगह पर 3x है तो उसका डेरिवेटिव हमने दोबारा ले लिया 3। अब अगर आपको इंटरवल निकालना है तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा ताकि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो आपने f डैश x को 0 के इक्वल रखा, 3 cos 3x इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट तो वहां जाके 0 हो गया। ये आ गई सिचुएशन आपके पास। अब डियर आप लोगों ने 11th क्लास में प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़े हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए जिन लोगों ने 11th क्लास में ये एक्सरसाइज स्किप करेंगे ट्रिगो की, जैसा कि रिड्यूस सिलेबस में कहा गया है, तो उन्हें 12th में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप
नॉलेज जरूर लीजिए कुछ चीजों की रिड्यूस सिलेबस में, जैसा भी आपको कहा गया, जैसे कि हम आपको इनवर्स ट्रिगो के लिए बार बार कह रहे हैं कि वो जरूर पढ़िए, एडवाइजेबल हम कर रहे हैं कि वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर भी एडवाइजेबल है कि आप इसे जरूर करिए। चलिए देखिए, तो आपके पास cos 3 थीटा इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज थे कि अगर cos थीटा 0 के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, 2n + 1 π/2। ये आप लोगों ने 11th क्लास में प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में पढ़ा है। तो इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। मतलब ये कहना गलत होता है कि cos थीटा 0 सिर्फ 90 डिग्री पर होगा। 11th क्लास में ये बच्चा समझ जाता है कि cos थीटा 0 90 डिग्री पे भी होता है, 3 π/2 पे भी होता है, 5 π/2 पे भी होता है, 7 π/2 पर, यानी बहुत सारे एंगल्स हैं जिस पर cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो हमें वही इस्तेमाल करना होता है डियर 12th में। तो अगर cos थीटा 0 के इक्वल है, थीटा इसके इक्वल है, सेम चीज हमने इस्तेमाल करी, देन थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2, जहां पर n इंटीजर से बिलोंग करता है। मतलब यहाँ जो n की वैल्यू है वो 0, 1, -1, 2, -2, आप ये सब पुट कर सकते हैं एंगल निकालने के लिए। हमें तो निकालनी होती है x की वैल्यू, तो 3 वहां जाके डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये हो गया π/6। अब आप n की वैल्यू डालिए, सबसे पहले 0 डालेंगे तो एंगल आ गया 5/6, फिर हमने डाला 1, हमने 1 डाला तो दूसरा एंगल आ गया 5 π/6। तो ये तो ले ही नहीं सकते डियर, क्योंकि तो बड़ा हो गया है ना, 150 डिग्री आपके पास आ गया, जबकि हमें क्लियरली कह रखा है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में है x की वैल्यू। तो ठीक है, हमने ये रिजेक्ट कर दिया, और जब यही नहीं है तो आगे तो पुट करने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो हमारे पास सेटिस्फाई करती हुई एक ही वैल्यू आई π/6, ठीक है। तो 0 नंबर लाइन में यहाँ लिखा, π/2 ऑब्वियसली यहाँ लिखा, और उसके बीच में π/6। तो हमारे पास इंटरवल बन गया 0 से π/6 और π/6 से π/2। एक इंटरवल ये और एक इंटरवल आपके पास ये बन गया। ये देखिए, अब इस इंटरवल के बीच में f' में कुछ पुट करके देखिए, जैसे 0 से π/6। और अच्छी बात क्या है, यहाँ जो क्लोज इंटरवल दिया है ना डियर, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। रखने को तो आप 0 से 30 डिग्री के बीच में कोई और वैल्यू भी रख सकते थे, बट और कोई वैल्यू ज्यादा आ नहीं रही, तो आपको यही बेटर रहेगा कि आप 0 रख दीजिए, क्योंकि 0 क्लोज इंटरवल का मतलब होता है आप 0 रख सकते हैं। तो हमने यहाँ x की वैल्यू 0 डाल दी। देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, पॉजिटिव आ रहा है आपके पास आंसर, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है। π/6 से π/2 के बीच में रखने को तो आप 45 डिग्री भी रख सकते हैं, वो भी आप चेक कर लीजिए। नहीं तो अगर आप चाहें तो आप सीधा, ये क्लोज इंटरवल है ना, तो आप π/2 रख सकते हैं। तो आपने यहाँ x की जगह रख दिया π/2। नाउ 3 π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 3 π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है डियर, नेगेटिव, यानी जो इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया आपके पास, डिक्रीजिंग। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, राइट। एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड द इंटरवल ऑन विच फंक्शन, आपको ये गिवन है और x की वैल्यू बता रखी है 0 से 2π के बीच में, और 0 और 2π भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब आपने क्या करना होता है, जो भी डेरिवेटिव आपने लिया है उसे 0 के इक्वल रखना है, तो आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ पर डियर जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ये आपने जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूलाज हैं वो है साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, जो आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा है कि कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल हो तो थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल हो तो थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा टेन अल्फा के इक्वल हो तो। अब इसी वजह से हम इसको वही फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम साइन को ले गए राइट साइड पर, बोथ साइड डिवाइड कर दिया कॉस से, ताकि 10 वाला फॉर्मूला बन जाए। तो बोथ साइड डिवाइड कर दिया कॉस से, ये हो गया 1, ये हो गया 10x। नाउ दिस इज 10x, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 10π/4 लिख सकते हैं। ये बन गया आपका ये फॉर्मूला, इफ 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा देन थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा। यही चीज यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगी, 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा देन थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा। और आपको पता है यहाँ पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो आप n की वैल्यूज रखना शुरू करिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको लिमिट दे रखी है 0 से 2π, उससे बियॉन्ड नहीं जाना। तो 0 से 2π के बीच में आपने जो भी एंगल हो सकते हैं वो एक्सेप्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमने 0 रखा, तो π/4 तो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है। फिर हमने डियर यहाँ 1 रखा, 5π/4 आया, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल क्योंकि 2π के बीच में आता है। फिर हमने 2 रखा, तो 2π प्लस π/4, दिख ही रहा है कि आप 2π में 45 डिग्री प्लस कर दोगे, तो 2π से बियॉन्ड तो आपने जाना ही नहीं, है ना। तो वैसे तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि आपको 2 नहीं रखना, क्योंकि 2π में कुछ प्लस होकर एंगल आ जाएगा, 2π से बियॉन्ड तो एंगल लेना ही नहीं। बट स्टिल हमने फिर भी निकाला 9π/4, और
पाई बाय 4 45 डिग्री इंटू 9 करा तो वो 2 पाई से आपके पास ज्यादा आ जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको 2 एंगल मिल गए जो आपके एक्सेप्ट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। तो आपके पास x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में एक पाई बाय 4 आ गया, एक 5 पाई बाय 4 आ गया। तो आपके पास एक इंटरवल बन गया ये, एक इंटरवल बन गया ये, और एक बन गया ये, तीनों इंटरवल बन गए। बाकी सब में ओपन आएगा, सिर्फ 0 में और 2 पाई में आप क्लोज लगाएंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब आपके पास f डैश x है, ये इसके बीच में रखने की बजाय 0 रख लीजिए। cos 0 माइनस साइन 0, cos 0 1, साइन 0 0, तो ये 1 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग है। पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में बेस्ट रहेगा 90 डिग्री रख लीजिए। cos 90 माइनस साइन 90, ये 0 हो गया, ये -1, नेगेटिव आ रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग। इनके बीच में 2 पाई बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट यही है, cos 2 पाई माइनस साइन 2 पाई। देखिए साइन 2 पाई पे तो 0 होता है, n पाई पे ही 0 होता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो बिना देखे अगर 2 पाई दिख जाए, 4 पाई दिख जाए, 5 पाई दिख जाए, साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पे 0 होता है। बात आती है cos 2 पाई 3 पाई 4 पाई पर क्या होता है, तो हम आपको एक चीज दिखाते हैं, छोटी सी ट्रिक सिखाते हैं। cos 2 पाई के केस में आपने क्या करना है, -1 की पावर n कर देनी है बस। यहां पर n क्या होता है, जो आपका यहां आगे लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पर 2 है, तो -1 की पावर अगर आप 2 कर देंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव 1 आ रहा है। ये कब करना है आपने, जब cos n पाई आ जाए आपके सामने, क्योंकि cos n पाई 0 नहीं होता, sin n पाई पे क्या होता है, 0 होता है, 2 पाई 3 पाई सब पे 0 होता है। cos n पाई पर क्या होता है, -1 की पावर n, यानी जो भी n है वो रख दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको cos 3 पाई की वैल्यू निकालनी होती तो -1 की पावर 3, तो ये आ जाता -1। तो यहाँ पर cos 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर स्क्वायर, दैट इज पॉजिटिव, तो ये आपके पास पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब गिवन फंक्शन आपके पास फर्स्ट और थर्ड पर इंक्रीजिंग है और सेकंड पर आपके पास डिक्रीजिंग है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।